और मेरे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए 3 मेहमान भी मौजूद हैं। प्रोफेसर पुष्पेश पंत मौजूद हैं, प्रोफेसर राजन कुमार मेरे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ प्रोफेसर पुष्पेश पंत, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो कूटनीति की बात तो हम कर लेंगे, लेकिन ये जो डिनर डिप्लोमेसी है इसमें भी लग रहा है आपको कि बहुत कुछ निकल करके सामने आने वाला है। देखिए, मुझे लग ये रहा है कि अब तक जितना बौद्धिक खाया जा रहा है उसे पचाया जाएगा, कि डिनर डिप्लोमेसी में करने को बहुत बड़ी चुनौती कोई बची नहीं है, क्योंकि जो सबसे विकट चुनौती थी कि दिल्ली में इस G20 शिखर सम्मेलन के बाद कोई संयुक्त वक्तव्य आएगा नहीं आएगा, सर्वसम्मति होगी नहीं होगी, रूस या यूक्रेन युद्ध का उल्लेख होगा नहीं होगा, चीन की साजिश को हम किस तरह नाकाम करेंगे, पश्चिम का दबाव कितना झेलेंगे, वो सारी बातें बड़े कौशल से भारतीय राजनीति ने हासिल कर ली हैं। मगर हाँ, अब माहौल चूँकि खुशगवार होगा, कुछ न कुछ बात आगे बढ़ सकती है हंसी मजाक में, हल्के फुल्के अंदाज में। ये इस डिनर डिप्लोमेसी का एक पक्ष मुझे लगता है कि मोदी जी ने अपना वो श्री अन्न वाला जो हट है वो छोड़ा नहीं है, और वो बड़ा दूरदर्शी हट है कि जब वो खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो भारत का जो मोटा अनाज है, जो श्री अन्न नाम, बड़ा अच्छा नाम उन्होंने उसे दिया है, वो पूरे वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा से जुड़ा है, खासकर अफ्रीकी महाद्वीप की खाद्य सुरक्षा से, जिसको रेखांकित किया है यूक्रेन के युद्ध ने कि कितनी बड़ी निर्भरता उनकी मिस्र से लेकर बाकी अफ्रीकी देशों की यूक्रेन के गेहूं पर, रूस के गेहूं पर थी। और ये श्री अन्न, ये मोटा अनाज, ये मिलेट्स वो हैं जो बंजर ज़मीन पर उग सकते हैं, कम पानी से उगाए जा सकते हैं, मौसम बदलाव का इन पर प्रभाव नहीं पड़ता, इनमें पौष्टिक तत्व बहुत होते हैं। आजकल पोषण शास्त्री अमीरों को ये खाने की सलाह देते हैं, और वो मेरे ख्याल में रक्तचाप से पीड़ित हों, मधुमेह से पीड़ित हों, हृदय रोग से पीड़ित हों, कैंसर की छाया उन पर मंडरा रही हो, ये सारी श्री अन्न उसके लिए बहुत मुफीद माने जाते हैं। और कई को आधुनिक प्रयोगशालाओं में जो उनके दावे हैं खनिजों के बारे में, प्रोटीन के बारे में, वो भी उनको सुपर फूड भले ही न कहें, मगर उनमें ऐसे पौष्टिक तत्व हैं जो किफ़ायती हैं। और आज जो डिनर हो रहा है उसमें कई ऐसे व्यंजन या पकवान पेश किए जाएंगे जो स्वादिष्ट भी होंगे। तो स्वाद और सेहतमंद, इन दोनों के साथ किफ़ायत और मौसम बदलाव की राजनीति और खाद्य सुरक्षा के साथ मोदी जी की दूरदर्शी रणनीति से जोड़ लेगी, और शायद भविष्य में यदि संभव होता है तो हम इस श्री अन्न का निर्यात भी उन देशों को कर सकते हैं जो तीसरी दुनिया में। और मेरे साथ मेजर जनरल वी के दत्ता जी भी हैं। लेकिन प्रोफेसर राजन कुमार, सवाल मेरा आपसे यही है कि सुबह कोणार्क के दर्शन कराए जो राष्ट्राध्यक्ष पहुँचे थे, और अब नालंदा के दर्शन करा रहे हैं, ये कौन सी डिप्लोमेसी है? देखिए, ये हमारे ईस्ट इंडिया की डिप्लोमेसी है कि आप ईस्टर्न इंडिया को यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो मंडपम है, नाम देखें वहाँ पे साउथ इंडिया, तो जो भारत की एक संस्कृति है, बहुत ही एक धनी संस्कृति है, उसको दिखाने की कोशिश हो रही है। चक्र आपने दिखाया, जिस वसुधैव कुटुंबकम जो शब्द हैं उससे भी पता चलता है। तो एक तरह से भारत अपनी छाप छोड़ने की कोशिश कर रहा है, और इसमें काफ़ी सारी उपलब्धियां हैं। आपने जन भागीदारी की भी बात की कि जिस ढंग से इस मीटिंग को जिस लेवल पे ले गया था कि केवल ये एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं था, इसको एक तरह से सांस्कृतिक इवेंट के रूप में दिखाया गया, जहाँ पे लोगों को काफ़ी जोड़ने की कोशिश हुई, और इस लेवल पे ले गया कि अब आगे जो भी ऑर्गेनाइज करेंगे इस इवेंट को, तो उनको भी इस स्केल पर ले जाना पड़ेगा G20 इवेंट को। तो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो, और वही भारत वही दिखाने की कोशिश कर रहा है। कुछ बहुत सारी उपलब्धियां भी हैं। एक तो कि G20 को बचाया गया है एक तरह से मैं देखूं तो, क्योंकि अगर ये डिक्लेरेशन साइन नहीं होता तो पहली बार ऐसा होता कि G20 का डिक्लेरेशन साइन नहीं हुआ है, और जो रिफ्ट चीन और पश्चिमी देशों के बीच में जो एक दरार बन रहे थे उसको भी एक तरह से कम करने की कोशिश हुई है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। रूस यूक्रेन पे बहुत बड़ी उपलब्धि तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसके बावजूद जिन तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ है इस डॉक्यूमेंट में, वो इम्पॉर्टेंट है। फिर से इस पर दोहराया गया है कि दिस नॉट द टाइम ऑफ वॉर, दिस द टाइम ऑफ डिप्लोमेसी, बिल्कुल सटीक शब्दों में वो कहा गया है। तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अनाज के जो सप्लाई हैं उस पर चर्चा हुई है। उसके अलावा जो MDG और डेट रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि ग्लोबल साउथ की बात हो रही है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है इस दिल्ली डिक्लेरेशन। तो उसमें जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग की जो बात की है वहाँ पे बहुत अचीवमेंट माना जाएगा। क्लाइमेट चेंज पे भी जो विकसित देश थे और विकासशील देश थे उसमें काफ़ी मतभेद थे, तो उसको भी एक तरह से दोनों को साथ में लाने की कोशिश हुई है। जॉइंट डिक्लेरेशन में उसकी बात की गई है। पश्चिमी देशों से बोला गया है कि आप 100 बिलियन कमिट किए थे 2010 में, अभी तक उसको नहीं दे रहे हैं, तो उसको देना शुरू कीजिए। अपनी जो राशि है उसको बढ़ाइए। ग्रीन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो 4 to 5 ट्रिलियन की ज़रूरत है उस पर बात हुई है। तो बहुत सारे अचीवमेंट है मेरे हिसाब से जो कि काफ़ी सब्सटेंशियल है।
मेजर जनरल दत्ता, सवाल अब एक बहुत महत्वपूर्ण है और कहा जा रहा है कि ये जॉइंट डिक्लेरेशन के बाद में भी एक जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो खबर है भारत से अमेरिका तक जो कॉरिडोर बन रहा है वो। BRI के जवाब में इस कॉरिडोर को सिर्फ इकोनॉमिक कॉरिडोर के तौर पर ही हम देखें या फिर रक्षा के मामले में भी ये एक अलग तरीके का अलर्ट है, चेतावनी है चीन के लिए? देखिए, ऐसा कि जो भी डेवलपमेंट आप कर रहे हैं ग्लोबल लेवल में, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशंस, और ये जग जाहिर है कि जहाँ भी कम्युनिकेशन डेवलप होता है वहाँ पे इकोनॉमी भी डेवलप होती है, वहाँ पे आपका जो इन्फ्लुएंस है वो भी होता है। और जब ये कॉरिडोर बनेगा तो इसके अंदर हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे रेलवेज़ हैं, हमारी रोड कंस्ट्रक्शन की एजेंसीज़ हैं, वो सारी इन्वॉल्व होंगी। तो जहाँ पर चाइना अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव करके सारे कंट्रैक्ट लेके अलग अलग जगह पे उन लोगों को तकरीबन डेथ ट्रैप में फंसा दिया उसने, उसके बनस्पत हिंदुस्तान में जो ये अलायंस बना है जिसके अंदर अगर सऊदी अरब है, सब पैसे वाले लोग हैं, और इसका जो कॉरिडोर बन के अगर इजराइल तक पहुंचता है और इसके अंदर अमेरिका, सऊदी अरब, इंडिया, और अगर इजराइल तक पहुंच जाता है तो इजराइल, तो ये जो है एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसके अंदर रोड, सी लिंक और रेलवेज़, और इसके माध्यम से जो है हम इस पूरे जो मिडिल ईस्ट एरिया के अंदर एक जगह शुरू करेंगे तो 10 जगह और शुरू होगा, क्योंकि जो भी देखता है कि एक डेवलपमेंट हो रही है, अच्छी तरीके से हो रही है, क्वालिटी की हो रही है, तो आपके साथ वो जुड़ना चाहेगा। और इसके साथ में जो हमने एक तरह से आप बोल सकते हैं चीन के मुंह पे तमंचा मार दिया है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बनस्पत ये हमारा काउंटर है, और किस प्रकार इसको हम डेवलप करेंगे उसको हम शोकेश करेंगे। प्रोफेसर पुष्पेश पंत, क्या हम इसको सिर्फ और सिर्फ चीन तक सीमित रखें, लेकिन या फिर ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन आप देख रहे हैं इसमें कुछ और ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें जो भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत सकारात्मक जाती हैं? नहीं, देखिए, मुझे लगता है आप बहुत सही सवाल पूछ रहे हैं कि भारत की आज की सफलता को बार बार हम आंक रहे हैं एक पैमाने पर कि चीन को हमने कितना झटका दिया, चीन पे तमाचा मारा, आदि आदि। ये अपनी जगह में बिल्कुल सही है, मगर जैसे प्रोफेसर राजन कुछ समय पहले बात कह रहे थे, नालंदा के बारे में आपने उनसे प्रश्न पूछा था, तो बिना चीन की ओर इशारा किए एक बार फिर भारत ये रेखांकित नालंदा से कर रहा है कि भारत आज से कितनी सदी पहले विश्व गुरु था, जहाँ मार्गदर्शन के लिए चीन से विद्वान बौद्धिक फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग जैसे लोग आते थे। अब एक तरह से ये भी चीन को एक कटाक्ष से दिखाना है कि तुम तो आज हमसे आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा रखते हो, मगर हम लोग जो हैं विश्व गुरु तब से अब तक निरंतर चले आ रहे हैं। और वो विश्व गुरु किस अर्थ में है? वो शांति का संदेश है, अशोक के शिलालेख का उल्लेख है, हमारे प्राचीन ज्ञान टेक्नोलॉजी का एक तरह से विज्ञापन है। मगर मुझे लगता है कि इसमें चीन को अगर आप हाशिए पर भी रख दें तो ये सारे संदेश दुनिया के लिए हैं कि भारत को आप गंभीरता से लीजिए, महाशक्ति परम शक्ति न भी मानते हों तो एकमात्र ऐसी उदीयमान शक्ति मानिए जो नई विश्व व्यवस्था में शायद प्राथमिक भूमिका निभाएगी।